हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उन्हें आपने बहुत सारे मराठी शोज में देखा होगा, जैसे कि असावा सुंदर, स्वप्नांचा बंगला, कुसुम, सातव्या मुलीची सातवी मुलगी। रिसेंटली उन्होंने एक मराठी मूवी में भी काम किया है जो है पावनखिंड। मैं बात कर रहा हूँ अजिंक्य नानावरे जी का। अजिंक्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज में। थैंक यू यश। और हमारे सीरीज की आज हमारे चैनल की परंपरा है कि हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत हम गिफ्ट देके करते हैं, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है। तो आज आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है #रिवाज। चलिए, तो ये जो फर्स्ट गिफ्ट आपको भेजा है, ये भेजा है नीलिमा अमित जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है वन लाइफ मेनी जर्नीज। बेसिकली एक रेफर्मेशन कार्ड्स बनाते हैं और ये किलर भी है, तो इनके कार्ड आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके लिए भेजा है नीलिमा अमित जी। थैंक यू नीलिमा जी। अच्छा, ऐसे कार्ड्स है, यूनिवर्स वर्क्स फॉर। थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी नाइस। ये जो दूसरा गिफ्ट है आपके लिए भेजा है वेदश्री मधुकर जोयल जी ने। इनके ब्रांड का नाम है वेदश्री क्रिएशन। इन्होंने आपके लिए खास एक कॉम्बो भेजा है जिसमें सेंटेड कैंडल्स और बुकमार्क्स है। और ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है हैंडमेड है और इको फ्रेंडली भी इनके पैकेजिंग। सो ये आपके लिए भेजा है वेदश्री मधुकर जोयल जी ने। थैंक यू वेदश्री। इसके अंदर क्या कैंडल्स और बुकमार्क्स है जो उन्होंने खुद से ही बनाया है। शिल्पा आप्टे और मेधा गलगले जी का ब्रांड है प्रथा। तो ये उनकी तरफ से आपके लिए आएगी एक खास, उन्होंने आपके लिए एक बॉटल भेजी है जो एक हैंड पेंटेड बॉटल है और उनकी ब्रांड का नाम है प्रथा। तो ये आपके लिए भेजा है शिल्पा आप्टे और मेधा गलगले जी। बहुत ही अच्छा पेंटिंग है यार, ये बहुत ही अच्छा पेंटिंग है। थैंक यू सो मच मेधा। और क्या नाम है उनका? शिल्पा जी। थैंक यू, दिस इज वेरी नाइस। थैंक यू। और ये वाला गिफ्ट आपके लिए भेजा है पूर्वा थत्ते जी ने। इनके ब्रांड का नाम है क्रिएटिव स्ट्रोक्स। इन्होंने आपके लिए एक पेन स्टैंड भेजा है। तो ये भी हैंड पेंटेड है, वो खुद पेंट करती है। तो ये आपके लिए भेजा है पूर्वा थत्ते जी। थैंक यू सो मच पूर्वा। ये हैंड पेंटेड चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यार, क्योंकि मैं खुद भी पेंटिंग करता हूँ कभी कभी। दिस इज वेरी नाइस। थैंक यू। आई होप आपको सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे होंगे। डेफिनेटली। और आप भी इनके हैंडल्स चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के, जो भी है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको भी अगर कुछ चाहिए तो आप उनसे जुड़ सकते हैं और जरूर ऑर्डर कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट सेगमेंट हमारा है गिफ्टिंग सेगमेंट, वो तो हो गया। अभी जो मेन हमारा सेगमेंट है, जो बातों का सेगमेंट है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, जो है #दिल खोल बातें। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो है #दिल खोल बातें। तो मेरा सबसे पहले सवाल आपको ये है कि एक्टिंग ये करने को आपको मन में कब आया? मतलब बचपन से सपना था या बाद में कुछ आपको रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टिंग में रुचि है? एक्टिंग में रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही थी। यानी कि बचपन में स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उनमें पार्टिसिपेट करता था। आई बिलोंग फ्रॉम सातारा, जो एक छोटा शहर है। वहाँ पे नवरात्र में, गणपति में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पंडाल होते हैं गणपति के, जहाँ पे ये सब कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है। सो मैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था। लेकिन स्कूल टाइम तक ऐसा डिसाइडेड नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूंगा। स्कूल टाइम में ये सब एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मज़ा आने लगा था, क्योंकि स्टेज पर काम करने के बाद जब हम लोग स्टेज पे होते हैं तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिलता है, वो बहुत प्यारा लगने लगा था। तो ये सब एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व जब मैं हो रहा था, और जब मेरे पिताजी ने मुझे देखा ये सब, इन सब चीज़ों की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम सच में बनना चाहते हो एक्टर, या फिर सोचा है ऐसा कुछ?
तो मैंने भी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं था तो ठीक से जवाब नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात तभी बोली थी कि इतना आसान नहीं है बेटा एक्टर बनना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो देखो कि जो सक्सेसफुल एक्टर्स है, मतलब उन्हें गोविंदा बहुत पसंद था, नाना पाटेकर बहुत पसंद थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ जर्नी देखो कि उन्होंने क्या क्या करके वो एक्टर बने। तो ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, लेकिन वही टाइम पे सतारा में बहुत पहले से बहुत ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग होती है, यानी कि आप अगर देखोगे तो अपहरण, गंगाजल और बहुत सारी मराठी फिल्म्स भी है जो सतारा में शूट होती है। तो एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज आया था कि रिक्वायरमेंट है 3 से 4 छोटे-छोटे बच्चों का, तो मैंने वो पढ़ लिया। वो घर पे बता दिया कि कल एक ऐसी-ऐसी जगह है और वहाँ पे फ़िल्म के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं और मैं जाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने पूछा, क्या करोगे वहाँ पे जाके? तो मैं बोला कि कुछ बोल दूँगा, एक आध स्कूल में जो पोएम पढ़ाते हैं वो बोल दूँगा, या फिर एक आध पाठ जो रहते हैं मराठी के इसमें, उसमें से एक आध पैराग्राफ में रट के बोल दूँगा। तो पिताजी ने कहा कि कुछ अच्छा करके जा। तो उन्होंने मुझे क्रांतिवीर की सीडी ला के दी, नाना पाटेकर की, और उसका जो आखिरी डायलॉग था, वो मैंने बाय हार्ट कर लिया, रात भर सीडी से पॉज़ करके पूरा लिख के, और दूसरे दिन जाके मैंने पहली बार वो ऑडिशन दिया। वो भी बहुत मज़ेदार किस्सा है, वो कभी बहुत बड़ा किस्सा है, वो मज़ेदार चीज़ है लेकिन। तो लेकिन वो टाइम गया, मैं खुद से, मुझे पिताजी छोड़ने आए, लेकिन वो दिन भर रुक के मैंने खुद से ऑडिशन किया। वो वहाँ पे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, अन्ना देशपांडे करके नाम था उनका, वो भी नहीं रहे, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे ऐसा कंधे पे हाथ रख के बाहर लेके गए जहाँ पे बहुत सारे बच्चे और भी वेट कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर इसके जैसा कोई बोलने वाला हो तभी अंदर आए, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत। तभी जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, ये अपने से हो सकता है। और उसके बाद फिर मैंने वो फिल्म की और फिर करता रहा, मतलब ऐसी इंटरेस्ट की चीज़ें। तो आपने कह ही दिया कि आपकी फैमिली का इन सपोर्ट था ही आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत और ज़्यादा अभी support। तक की आई गेस वो सपोर्ट है, इसके लिए आप ऑफ इतना कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ आगे आ कोर्स। पाए हैं। और जैसे आपने अभी कहा कि ऑडिशन जब मैं देने गया था, तो अक्सर जो फर्स्ट ऑडिशन होती है सबकी एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, तो क्या हुआ था आपके साथ? यही मैंने बताया कि मुझे पिताजी ने कुछ 9 साढ़े, एक होटल था, वो वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया था और वहाँ पे ऑडिशन चल रहा था। मैं वहाँ पे पहुँचा, पिताजी ने मुझे 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पे छोड़ा। मैंने देखा तो बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे आए थे, लगभग एक 50 एक बच्चे थे। और हर एक कोई अपने माँ को लेके आया था, कोई अपने पिताजी को लेके आया था, हर एक अपना-अपना कुछ बाय हार्ट करके आया था। और मैं वो देख के मैं परेशान हो गया कि यार ये तो, मतलब वो मुझे प्रोफेशनल लग रहे थे सब लोग और मैं बहुत ही मैच्योर लग रहा था वो लोगों के सामने। तो मैंने सोचा कि यार ये लोगों के साथ मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं रुका रहा। दोपहर में 2 ढाई बजे के आसपास मेरे पिताजी वापस आए। उन्होंने देखा कि मैं अभी भी वहीं लाइन में बैठा हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, अभी तक नंबर नहीं आया? मैं बोला कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया। वो बोले कि 3 लड़के चाहिए थे, वो सुबह से मिल गए होंगे अभी तक उन लोगों को, तो हम लोग चलते हैं घर। मैं बोला कि नहीं, नहीं, मैं रुकता हूँ। तो बोला उन्हें कुछ और काम था। तो बोले मुझे लेकिन काम है, मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे तुम्हें घर छोड़ के वापस जाना है। तो बोला नहीं, नहीं, मैं रुकता हूँ, मैं खुद से आ जाऊँगा। तो बोले तू आ सकता है खुद से? हाँ, मैं आ जाऊँगा, बस से खुद से आ जाऊँगा। तो उन्होंने भी भरोसा दिखाया, बोला ठीक है, देखते हैं कैसे आता है, क्योंकि मतलब वो टाइम ऐसा था कि मैं अकेले कुछ 5th स्टैंडर्ड में था वो टाइम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आ जा तू, बस के पैसे दिए। फिर मैं रुका रहा 4:30-5 बजे तक। 4:30-5 बजे मेरा वो ऑडिशन हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा कहा, और मैं बस से नहीं, मैं चल के घर गया 7-8 किलोमीटर, इतना खुश था मैं। सो ऐसे शुरू हुआ। ओके, मतलब एक्सपीरियंस सबका एक यूनिक होता है, आपका भी है। Yes. और आई गेस आप लोग भी जो आएंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो सबके लिए स्पेशल होता है। तो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट सवाल आपको ये है कि जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कई बार बहुत लोगों के लिए बुरा भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि पहले ऑडिशन से पहले एक्टर्स को क्या तैयारियां करनी चाहिए? बुरा एक्सपीरियंस वैसे लकीली मुझे तो कुछ भी नहीं आया अभी तक।
लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है। बहुत सारे जैसे हर प्रोफ़ेशन में होते हैं, वैसे इस प्रोफ़ेशन में भी बहुत सारे उल्टे-सीधे लोग होते हैं, उल्टी-सीधी बातें पूछी जाती है शुरुआत में। लड़कियों को ज़्यादा ये सारी चीज़ें शायद फ़ेस करनी लग सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके दिमाग में आपको अगर क्लियर है, आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से काम करना है, आपको किस तरीके से काम को हासिल करना है, ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में क्लियर है, तो कोई भी सामने से कोई भी गलत चीज़ पूछे या फिर किसी गलत चीज़ की डिमांड करे, तो आप तुरंत ना बोल सकते हो। वो आप में वो ताकत रहती है अगर आप एक्टिंग के ऊपर मेहनत करके आए हो, एक सही तरीके से अप्रोच है आपका और आपको सही तरीके से वो रोल, वो चीज़ हासिल करनी है, तो सामने वाला कोई भी गलत चीज़ ऑफ़र करे या फिर गलत चीज़ कहने को बोल दे, तो हम लोग ना बोल सकते हैं। और बहुत सारी लड़कियाँ आजकल तो बोल देती है, मतलब ये मुझे नहीं लगता आजकल इतना ज़्यादा इश्यू है ये फील्ड में। नहीं बट होते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस और सभी लोग आई गेस मतलब ये एक प्रकार से पैसे लेना मतलब ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है। ये भी मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर्स पैसे माँगते हैं या फिर एजेंट्स रहते हैं, वो लोग पैसे माँगते हैं। तो मेरा बिल्कुल एकदम क्लियर कहना है कि पैसा देके कभी भी कास्टिंग नहीं होता है। आप कभी भी अगर आपसे कोई एडवांस में पैसे माँगे, बिल्कुल पैसे मत दो। अगर आपका काम है, ये फ़ील्ड ऐसा है कि आपका काम 100% बोलता है। अगर आपका ऑडिशन अच्छा हुआ है, आप अच्छा एक्टर हो, तो काम ज़रूर मिलेगा। आपको इसके लिए किसी को भी, कोई भी पैसा देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कभी भी। और पहला काम ऐसा कौन सा था जिससे आपको एक रिकॉग्निशन मिली कि ये आपने बड़ा काम किया है? मैं मेरी 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुंबई आया क्योंकि सतारा एक छोटा शहर है और वहाँ पे थिएटर एक्टिविटीज़ मैंने वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा थिएटर ग्रुप था, उनके साथ थिएटर एक्टिविटी भी की थी मैंने 1-2 साल। लेकिन छोटा शहर है, लिमिटेड रिसोर्सेस है और वो टाइम पे मेरे फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं था कि जिसने ये फ़ील्ड में करियर करने का सोचा हो या फिर कुछ आइडिया हो कि कैसे करियर किया जा सकता है ये फ़ील्ड में। तो मैंने सब छोड़ दिया था एक्टिंग वैक्टिंग का। 12th करने के बाद मैं मुंबई आया क्योंकि मुझे एनिमेशन में डिप्लोमा करना था। एनिमेशन का डिप्लोमा करते-करते मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मुंबई में एक आध थिएटर ग्रुप जॉइन कर लूँ क्योंकि वो थिएटर का एक जो मज़ा होता है, रिहर्सल्स होती है, रोज़ एक साथ लोग मिलते हैं, एक ही चीज़ के ऊपर दिमाग खर्च करते हैं, नई-नई चीज़ें ढूँढते हैं, एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से कैसे पहुँचा सकते हैं, इसका रिहर्सल्स होता है रोज़-रोज़। ये जो प्रोसेस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसके लिए मैं ढूँढ रहा था कि कोई थिएटर एक्टिविटी अगर मुंबई में हो रही हो तो मैं वो थिएटर ग्रुप जॉइन कर लूँगा। लेकिन मुझे बात एक मेरी बुआ थी, उन्होंने बताई कि मुंबई यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन होता है और हर एक कॉलेज में थिएटर एक्टिविटी कॉलेज की तरफ से डायरेक्टर हायर करके किया जाता है और वो कंपल्सरी है बहुत सारे कॉलेजेस में। तो मैंने सोचा यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए मैंने पनवेल में ही एक सीके ठाकुर कॉलेज करके है, वहाँ पे एडमिशन लिया कि मैं वहाँ पे जाके थिएटर एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे एक अच्छे डायरेक्टर आते हैं जो प्रमोद चेलार नाम था उनका। वो वहाँ पे डायरेक्ट करते थे वो टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा थिएटर एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैंने मतलब लीगली कॉलेज में एडमिशन लिया। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कौन से स्ट्रीम में एडमिशन ले रहा हूँ। मेरी बुआ ने कहा कि कॉलेज में प्रॉस्पेक्टस पढ़ लो और कॉलेज में जाके देख लो कि कौन सा तुम्हें स्ट्रीम अच्छा लगता है। मैं कॉलेज में पहुँचा, मैंने देखा कि कुछ लड़के हैं जो ऐसा 3 पीस सूट में ब्लेज़र टाई वाई लगा के पहन के हैं। मैंने बोला कि ये कौन से स्ट्रीम के है? तो मुझे बताया कि बीएमएस के है। मैं बोला अच्छा मैं बीएमएस करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मुझे बाकी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, कुछ नहीं, मैं बस थिएटर करना चाहता था और एनिमेशन का तो डिप्लोमा चालू था। तो उसके बाद मेरा फॉर्म पे भी मैंने बीएएमएस लिखा था। मुझे पता भी नहीं था कि बीएमएस बीएमएस है, वो मैनेजमेंटल स्टडीज़ है, ये बीएमएस डॉक्टर है। तो वो सर के पास फॉर्म गया, उन्होंने बोला कि बेटा ये बीएमएस करके ना डॉक्टर बनते हैं, तुम जो पढ़ने जा रहे हो उससे मैनेजर बनते हैं। बोला अच्छा ठीक है यार, चलो मुझे थिएटर करना है। लेकिन वो 3 साल कॉलेज में मैंने
कंप्लीट फोकस रख के थिएटर के 5 एक्टिविटीज़ होते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में। माइम होता है, 1 एक्ट प्लेज़ होते हैं 2, स्किट होते हैं 2। तो वो पाँचों इवेंट में मैंने दिल लगाकर काम किया, मुझे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला। आई एम रियली थैंकफुल टू मुंबई यूनिवर्सिटी एंड माय कॉलेज कि वो टाइम पे फुल सपोर्ट दिया हम लोगों को, खाने-पीने की चीज़, बाकी जो एक्टिविटीज़ करने के लिए, सेट बनाने के लिए सब चीज़ें लगती है, वो सब अवेलेबल करके दी। और उन्हीं के वजह से मैं वो 3 साल डेडिकेटेडली थिएटर कर पाया और एक्टिंग को सीरियसली ले पाया। और वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग क्या है ये चीज़ समझाई। एक स्टेज फियर था, स्टेज अपीयरेंस रहता है, वो सब मैं वो 3 साल में हासिल कर पाया। उसके बाद जाके मैं आई वाज ट्राइंग, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया और आफ्टर दैट आई वाज ट्राइंग फॉर एनएसडी। सो मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया 2 साल। मीनवाइल कॉलेज खत्म हो चुका था। आई वाज वर्किंग विथ रिलायंस म्यूचुअल फंड फॉर 8 मंथ्स। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो घर वालों को एश्योरेंस चाहिए था कि खुद के पैरों पे खड़ा हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि हर कोई अगर कॉमन मैन या फिर ऑर्डिनरी फैमिली से अगर कोई ये फील्ड में आना चाहता है तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है घर वालों को। वैसे ही मेरे घर वालों को भी थी। तो मैंने 8 साल रिलायंस म्यूचुअल फंड में जॉब किया, लेकिन वहाँ पे भी दिल नहीं लगा। साइड बाय साइड में एनएसडी को 2 साल अप्लाई किया। ये जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं वो करता था मैं मेरे कॉलेज के ग्रुप के साथ, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा बनता था। तो 8 महीने के बाद जॉब छोड़ दिया और ये स्ट्रीट प्लेज वगैरह करते करते मैं 2 साल एनएसडी को अप्लाई कर रहा था। अब ये 2 साल के प्रोसेस में एनएसडी का एक जो सिलेबस आता है उसमें बहुत सारी किताबें होती है, बहुत सारे राइटर्स के नाम मुझे पता चले। मैंने वो सारी किताबें पढ़ी, वो सारे राइटर्स की लिटरेचर जो मुझे अवेलेबल हो सके वो सारे पढ़ लिए। उससे मुझे समझ आई कि क्या अच्छा है, सच में क्या अच्छा है, सच में क्लासिक किसे कहते हैं। ये सब समझ मुझे वो पढ़ने के बाद आई। वो 2 साल मैंने जो सारी किताबें पढ़ी, जो सारे मतलब विजय तेंदुलकर है, मोहन राकेश है, इन सारे हमारे बादल सरकार है, ये सारे जो हमारे हिंदुस्तान के दिग्गज प्ले राइटर्स हैं, उनके प्लेस पढ़े मैंने। उसके बाद मुझे समझ आई वो सब प्लेस पढ़ने के बाद कि क्लासिक क्या होता है। और एनएसडी के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन ये सब प्रोसेस में मेरी कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। कुमार सोनी है, उसके बाद ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्ले डायरेक्टर। मराठी में बहुत ही बढ़िया प्लेज उन्होंने दिए हैं। अभिराम भड़कमकर करके एक है, और ये सब एक्स एनएसडियंस थे। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया वो टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एनएसडी में बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, हर एक का सिलेक्शन हो पाएगा ये ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम ऐसा ये मत छोड़ देना, यू आर डूइंग इट वेरी सिंसियरली, तुम डेडिकेटेड हो और इसी तरह से अगर करते रहोगे तो तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से करते रहोगे तो अच्छा ना काम एक ना एक दिन मिलेगा। तो ये सारे प्रोसेस में वैभव मांगले करके एक एक्टर है, ही इज़ वेरी फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन मराठी। बहुत सारे प्लेस किए हैं और बहुत ही लाजवाब काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे एक दोस्त को कहा था कि मुझे एक एक्सपेरिमेंटल प्ले अगर कोई करना चाहता है तो मुझे प्रोड्यूस करने में दिलचस्पी है। तो मैंने एक मुंशी प्रेमचंद की नशा नाम की एक स्टोरी है, उसके ऊपर मैंने और मेरे एक दोस्त ने, हम लोगों ने एक 1 एक्ट प्ले बनाया था। और हम लोग उसे करना चाहते थे स्टेज पे। सो मुंशी प्रेमचंद की एक स्टोरी है नशा, उसके ऊपर मेरे और मेरे एक दोस्त ने एक 1 एक्ट प्ले डिज़ाइन किया था और हम लोग वो स्टेज के ऊपर करना चाहते थे। मैंने वो प्ले उनको सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लिखा है तुमने, लेकिन यू शुड ये स्टोरी का कैनवास फिल्म का है, तो तुम शॉर्ट फिल्म या फिर ऐसे कुछ इसमें सोचो ये चीज़। मैंने बोला ठीक है, नाइस सजेशन, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सुन के लिया। उसके बाद मेरा ये स्ट्रीट प्लेस वगैरह सब चालू था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया एक प्ले के लिए जिसका नाम था वाड़ा चिरेबंदी। दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिक प्ले कि इसका ये महेश एलकुंचवार करके एक राइटर है, उनका ये प्ले है, ये ट्रायोलॉजी है।
जिसके मराठी में लिखा गया है ये, और जिसके बहुत सारे शोज़ हुए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस, मतलब फ्रेंच में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। और वर्ल्ड वाइड अगर मराठी क्लासिक लिटरेचर को अगर देखा जाए तो उसमें से एक ये प्ले है। तो उन्होंने मुझे ध्यान में रखा था कि लड़का सिंसियर है, मेहनत करता है, तो उन्होंने मुझे वो प्ले का जब ऑडिशन था तब मुझे बुलाया रविंद्र नाट्य मंदिर में। वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे रुका। मेरा सिलेक्शन पहले 3 दिन नहीं हुआ था। 3 दिन मेरे साथ किसी ने बात भी नहीं किया, खाली जो प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ से आते हो, क्या किया है। 3 दिन मेरे साथ किसी ने बात भी नहीं किया, लेकिन मैं 3 दिन सिंसियरली वहाँ पे जाके बैठा रहा, क्योंकि मेरे पास वो किताब भी थी, मैंने वो प्ले पढ़ा भी था, मुझे पता था कि वो प्ले बहुत अच्छा है और मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे सीखने मिलेगा। चंद्रकांत कुलकर्णी जो मराठी के बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, आपको मतलब पता ही है सबको कि मराठी में बहुत सारे क्लासिक प्लेज उन्होंने दिए अब तक, तो वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैंने वो देखा और मैं समझ गया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो मैं वहाँ पे रुका रहा 3 दिन। उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं की, खाली पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो। लेकिन मैं 3 दिन सिंसियरली वहाँ पे रुका रहा। मैंने उन लोगों का रीडिंग सुना, मुझे घर जाके मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा, वो जो बाकी एक्टर्स थे उनको जो सजेशंस दे रहे थे वो सजेशंस किस तरह से दे रहे हैं, वो किस तरह से अगर एक चीज़ एक डायलॉग है और उसका प्रॉपर इंटेंसिटी प्रॉपर मीनिंग अचीव करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस के थ्रू वो एक्टर्स को वहाँ तक लेके जा रहे हैं, ये सब चीज़ें मैंने बहुत ध्यान से देखी, क्योंकि मैं दिल से सीखना चाहता था कि एक्टिंग है क्या और किस तरह से मैं खुद को ग्रूम कर सकता हूँ एज एन एक्टर, ये मैं जानना चाहता था। इसके लिए मैं वहाँ पे रुका रहा और उन्होंने 1 हफ्ते बाद मुझे बताया कि फाइनली तुम ये प्ले में ये कैरेक्टर कर रहे हो। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने वो पूरा प्रोसेस एंजॉय किया। वो पूरा प्रोसेस में मेरी बहुत अच्छी तरह से स्कूलिंग हुई और उसके बाद उसके जो आगे के 2 पार्ट्स है, वाड़ा चिरेबंदी के अगला पार्ट है मग्न तळ्याकाठी और नेक्स्ट है उसका युगांत। वो दोनों भी प्लेज में मैं उनके साथ रहा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने सारी चीज़ें नज़दीकी से देख ली, समझ ली और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सीखा कि एक्टिंग है क्या। वो प्रोसेस के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अभी इसके बाद मैं प्रोफेशनली एज एन एक्टर स्टार्ट कर सकता हूँ। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो जैसे आपने कहा कि थिएटर से आपने शुरुआत की, तो थिएटर करना कितना ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? बहुत ही ज़रूरी है एक्टर्स के लिए, क्योंकि थिएटर में हमारा जो बेसिक्स है यानी डायलॉग डिलीवरी है, खुद को प्रेजेंट करना है, स्टेज अपीयरेंस है, स्टेज फियर है, ये सारी चीज़ें थिएटर्स में आपकी निकल जाएंगी। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर रिहर्सल्स करके एक कैरेक्टर प्ले करना है 2-2.5 घंटे के लिए। उसमें आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो मेहनत करके प्रैक्टिस करके ही आपको आ सकती है। तो एक्टर्स के लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है इस वजह से। एंड जैसे अभी आप जो सीरीज कर रहे हैं सात्यम रुचि सात्यमल की, तो उसमें आपका मतलब आपको चांस कैसे मिला? तो मेरा स्टोरी यही है बेसिकली। मैंने वो प्ले किया, वो प्ले करने के बाद मुझे स्टार प्रवाह में भक्ति आप्टे करके एक वो टाइम पे क्रिएटिव थी, उन्होंने वो प्ले देखा, उन्हें मैं अच्छा लगा, उन्होंने एक सीरियल में लिया। वो सीरियल का काम देख के दूसरे सीरियल में अभी तक मैं ऐसे ही करके आ रहा हूँ। ओके, सो काम पिछला काम देख यस यस यस। ओके। और रिसेंटली आपने पावनखिंड मूवी में काम किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दिग्पाल मेरा दोस्त है जो डायरेक्टर है ये फिल्म का, जो अभी 5 फिल्म्स बना रहा है शिवाजी महाराज के ऊपर। सो वो पहले उसकी फर्जंद जो फिल्म थी, वो फिल्म का जब प्रोसेस चल रहा था, वो फिल्म के प्रोसेस में भी हम लोग एक साथ थे। हम लोग वो समय एक सीरियल में डेली सोप में एक साथ काम कर रहे थे और तब से उसके साथ दोस्ती थी। और उसने मुझे कहा था कि शिवाजी महाराज एक तो हर किसी के दिल के करीब है और उसी वजह से उसके साथ दोस्ती हुई थी। हम लोग बहुत सारे वो उसका बहुत ज़्यादा स्टडी है शिवाजी महाराज के ऊपर।
सो मैं जब भी मिलता था, हम लोगों को जब भी फ्री टाइम रहता था, तो वो मुझे हमेशा, मैं खुद से भी बहुत सारी चीज़ें उससे पूछता था कि वो समय ये ऐसा हुआ था तो वो क्यों हुआ था, उसके बहुत सारे रेफरेंस वो तुरंत बता देता था। तो उसने मुझे कहा था कि मैं एक फ़िल्म करूँगा और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तुम्हें दूंगा, और उसको पता था कि मैं भी कितना प्यार करता हूँ शिवाजी महाराज से। तो उसने मुझे कहा कि फ़ोन किया उसने कि एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, और जो शिवाजी महाराज बन के दुश्मन के पास गया था, शिवा काशिद नाम था उनका, तो वो कैरेक्टर उसने मुझे ऑफ़र किया और बस मैं तैयार हो गया उसके लिए। ओके। और हमने ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ गूगल फॉर्म सर्कुलेट किए थे, तो उसमें हमने मतलब उनके सवाल जो होते हैं तो वो हमने कहा था कि आप हमें भेजिए। तो उसमें से एक सवाल आया है कि जो नए लोग हैं जिन्हें मुंबई आना है, तो वो मुंबई आने के बाद उन्हें रहना कहाँ पे चाहिए, मतलब शूटिंग वूटिंग जहाँ पे होती है उसके आजू बाजू जहाँ पे, मतलब कहाँ पे रह सकते हैं, ऐसा उन्हें बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मुझे तो लगता है पहली बात तो आपको पहले सीख लेना चाहिए कहीं से भी। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, अनुपम खेर इंस्टीट्यूट है, प्रशांत दामले जी का इंस्टीट्यूट है, ललित कला अकादमी है, FTII है, NSD है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है। और एक रिक्वेस्ट है कि कुछ ही इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे जाके आप अच्छे से सीख सकोगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो किसी का फेस दिखा के आपके पास से बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे और बाद में कुछ बेसिक चीज़ें सिखा के आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। और या फिर कुछ ऐसे भी कोर्सेस है जो पहले ही आपको कमिट कर देते हैं कि आप हमारे पास कोर्स करोगे तो आपको काम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। पहली चीज़ तो आपको अच्छे से सीखना चाहिए एक्टिंग। बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, राइटर्स है जो वर्कशॉप्स लेते हैं। आप उनको फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे, या फिर कहीं और जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन कौन कहाँ पे वर्कशॉप ले रहा है। आप वहाँ पे जाके वर्कशॉप्स कीजिए। वर्कशॉप में क्या होता है कि हमारे साथ के एज वाले बहुत सारे दोस्त आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्टर बनना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। वो कॉन्टैक्ट्स मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं। फिर मुंबई में आके आप उनके साथ PG में रह सकते हो। बहुत सारी जगह है, बहुत सारे एक्टर्स है, जो अंधेरी है, लोखंडवाला है, गोरेगांव है, ठाणे है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको PG उनके साथ रह सकोगे आप लोग। लेकिन एक ही है कि पहले सीख लो फिर ही मुंबई आना। मुंबई आने की जल्दी नहीं है। अगर आपको काम आने लगे तो आपको लोग बुला भी लेंगे मुंबई। मतलब जो भी है तैयारी करके यहाँ पे हाँ। कहने का मतलब ये है। और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, आपके जो मन में सवाल होंगे वो काफ़ी हद तक सॉल्व किए होंगे अजिंक्य जी ने। और अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो है रैपिड फायर राउंड। तो उसमें हम एक कुछ ऐसे फन सेगमेंट है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो है #रैपिड फायर राउंड। सो हमारा पहला आपके लिए हम कुछ ऑप्शंस देंगे आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन इज थिएटर या फिर कैमरा। थिएटर। ओके। मूवीज या फिर डेली शो। मूवी। ओके। मराठी इंडस्ट्री या हिंदी इंडस्ट्री। बोथ। ओके, ये डिप्लोमेटिक आंसर है बट फिर भी हम चला लेंगे। हाँ, का होम टाउन सातारा या फिर सपनों की शहर मुंबई। सातारा। सातारा। ओके। अभी आपके कुछ फेवरेट्स पूछेंगे हम। तो फेवरेट पर्सन माय मॉम। ओके। फेवरेट वर्क। एक्टिंग। नहीं, मतलब which project? विच प्रोजेक्ट? अभी तक वाड़ा चिरेबंदी थिएटर प्ले। Then your favorite destination? लेह लद्दाख। Okay. Favorite co-star? फेवरेट को स्टार शिवानी। Okay, Shivani. Favorite daily soap? फेवरेट डेली सूप आभाळ माया। And last favorite food? मटन, कोल्हापुरी मटन। I guess मराठी इंसान को अगर कोल्हापुर के इंसान दे तो उनको ही अच्छा लगेगा। So yes, काफी क्विक थे आपके आंसर्स। और अभी हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है #मसालेदार गेम्स। जो उसमें हम आपको कुछ गेम खेलेंगे। तो क्या गेम है हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में ही बताएंगे। ओके, सो अभी इस वाली सेगमेंट में हम आपको कुछ टंग ट्विस्टर्स देंगे। ओके। और हम
और हम टंग ट्विस्टर्स देखते हैं कि आप मैं ही फंबल हो गया और हम देखते हैं कि आप कितने अच्छे से इसे कर पाएंगे। सो पहला टंग ट्विस्टर है ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची ऊंची पूछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा हाँ। ऊँट की पीठ ऊंची ऊंची पूछ ऊँट की। ये आपको 5 बार दोहराना है। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, पीठ ऊंची ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की ऊंची ऊँच की, ऊंची पूछ ऊँट की। अच्छा ऊंची पूछ ऊँट की, या ठीक है। हम्म। हाँ तो बोल तो दिया अभी नहीं ना। 5 बार हो गया। ये टंग ट्विस्टर तो ऐसे तो बोल नहीं है। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊँटी ऊंची, ऊँट की ऊंची पूंछ, ठीक है नेक्स्ट। ऊंची पूछ ऊँट की। ऊंची पूंछ ऊँट की। यस ओके चलो हम सेकंड टंग ट्विस्टर को देखते हैं वो। दिस इज क्वाइट सिंपल, मतलब लर्निंग का नहीं है। अपर रोलर लोअर रोलर। हाँ ये तो इजी है। अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर। ओके नाइस, दिस वन वाज गुड। ये पता था मुझे पहले से। थोड़ा ऐसे अटपटा है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीले में, पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पपीते में ना। पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के नहीं। नहीं बट गुड ट्राई गुड ट्राई। अच्छा किया उन्होंने, लो एक रिदम पकड़ी थी उन्होंने। दैट्स नाइस। सो अजिंक्य जी बहुत अच्छा लगा आपसे ये इंटरेक्शन करके, और आई होप हमारे दर्शकों ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। ओके सो लास्टली हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू करके। बहुत कम इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो सच में इंफॉर्मेटिव हो, एंड आई एम श्योर कि नए लोगों को ये इंटरव्यू देख के मेरी तरफ से जो भी है मैंने बता दिया है, उनको मदद मिल जाएगी, मेरे दोस्त जो एक्टिंग में करियर करना चाहते हैं और भी। सो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया यश ने मेरा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय एंड कंटेंट फैक्ट्री। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हम आगे भी कभी जुड़ेंगे। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। यस थैंक यू। सो हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।